ये कविता मेरे समय की कविता है, मेरे युवा दिनों को याद करते हुए लिखी गई कविता है ना। वह समय, यह वह समय था जब निकलता था सूरज पूरब से और उसकी आंख में डूब जाता था। क्या बात है, क्या बात है। यह वह समय था जब निकलता था सूरज पूरब से और उसकी आंख में डूब जाता था। हवाएं बताती थीं कि आती रहीं उसी को छूकर, और इधर उतर आता था वसंत। पराजित हो जाता था घड़ी में दिखने वाला समय, जिनसे पहुंचा जा सकता था अपने अपने घर, वे रास्ते रूठ जाते थे अंधेरे में। दरअसल ठीक उसी समय स्ट्रीट लाइट जलाने वाला भी ले रहा होता था अपनी प्रेयसी का आखिरी चुम्मा। वाह। यह वह समय था जब नींद उसकी गली में चहलकदमी करती थी और वह किताबों, दरों, दीवारों, रोटियों में। उस समय पिता हिटलर लगते थे, माँ पृथ्वी पर उपस्थित माँओं की तरह। बहनें थीं सबसे विश्वस्त मित्र, भाई थे जासूस की मारक भूमिका में। उस समय कुछ ही मित्र मुगले आजम के सलीम थे, बाकी बेचारे हो गए थे श्रवण कुमार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मेरे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं युवा चर्चित कवि अनिल करमेली जी। अनिल करमेली जी, आपका हमारे बातचीत के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और सभी मित्रों का भी बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं जरा अनिल जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद से फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। अनिल जी का जो जन्म है वो 2 मार्च को हुआ था, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। इन्होंने वाणिज्य एवं हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर किया, यानी कि डबल MA है ये कविताएं लिखते हैं और कविता पोस्टर अभियान एक चलाते हैं, यानी कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं का ये पोस्टर बनाते हैं और उसमें भी काफी चर्चित नाम है ये। इनकी कविताएं जो हैं वो सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं जैसे पहल, हंस, ज्ञानोदय, वागर्त, वसुधा, नया पथ, कथा देश, जनसत्ता, शुक्रवार, पब्लिक एजेंडा, आउटलुक, दैनिक हिंदुस्तान, नई दुनिया, लोकमत समाचार, दैनिक भास्कर आदि में प्रकाशित होती रहती हैं। कविताओं के अलावा लेख एवं समीक्षाएं भी प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। इनके 2 संग्रह आ चुके हैं कविताओं के, ईश्वर के नाम पर तथा बाकी बचे कुछ लोग। जो ये ईश्वर के नाम पर कविता संग्रह है, इसके लिए इनको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से दुष्यंत कुमार पुरस्कार भी मिल चुका है और ये प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं पिछले 6 सालों से और दस्तक समूह का संचालन कर रहे हैं। अभी बात करेंगे दस्तक समूह क्या है। तो इतनी जानकारी तो मेरे पास है अनिल जी के बारे में, बाकी इनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो ये बताइए कि कॉमर्स से आपने जब MA किया तो फिर आपको हिंदी साहित्य से MA करने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल क्या हुआ कि मेरी जो शिक्षा है वो उस तरह से औपचारिक शिक्षा जिसको कहते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं हुई। और मेरे लगभग, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में पुराने समय में जो है वो पुराना मैट्रिक हुआ करता था, 11वीं जिसको कहते थे, है ना। तो 11वीं के बाद फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिर PG होता था। तो मेरी स्थिति कुछ उस तरह की नहीं थी कि मैं रेगुलर जो है कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ सकूं, इसलिए मैंने प्राइवेट मैंने BCom किया। और उसके बाद चूंकि मुझे, जब मैं BCom कर रहा था तब तक मुझे लिटरेचर का कोई शौक नहीं था, पढ़ता था मैं, लेकिन वो भी
जासूसी नॉवेल बहुत पढ़ता था मैं। उस जमाने के सभी जासूसी नॉवेलिस्ट को पढ़ा मैंने। तो हिंदी साहित्य से उतना जुड़ाव था ही नहीं। तो मैंने बीकॉम किया, फिर उसी तरह से प्राइवेट मैंने एमकॉम भी किया। लेकिन उसके बाद जो है लगभग 89 के आसपास जो है 89-90 में मेरा झुकाव फिर जो है हिंदी साहित्य की तरफ हुआ, और मैंने कविताएं देखी और फिर पढ़ना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं जो है वो ऐसे तो हिंदी साहित्य हम पढ़ेंगे, लेकिन अ, अगर इसको जो है औपचारिक तौर से पढ़ा जाए, एमए किया जाए हिंदी में, तो हम बहुत सारे जो है कवि और लेखकों को जो कोर्स में है और कोर्स से बाहर भी है, ये एक अच्छा रहेगा कि हम इस तरह से उनको पूरी तरह से पढ़ पाएंगे। और इसलिए मैंने जो है हिंदी में एमए किया फिर। अच्छा, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी से एमए करने वाला ही सारे कवियों को पढ़ ले। कवियों को तो पढ़ने का एक शौक होता है, साहित्य को पढ़ने का एक शौक होता है। हाँ, मेरा एक बहाना ही था कि इस बहाने से मैं पढ़ूं कुछ ज्यादा। जैसे आपने बताया कि जासूसी उपन्यास आप काफी पढ़ते रहे। जी। तो एक उम्र होती है जब जासूसी उपन्यास आदमी खूब पढ़ता है, और हालांकि बड़े लोग भी, बड़ी उम्र के लोग भी पढ़ते हैं। तो आपके मन में कभी उस तरह की कहानियां, उस तरह के उपन्यास लिखने की इच्छा नहीं हुई, कविता के अलावा, कविता छोड़ के? अरे अरविंद जी, क्या बताऊं मैं, उस समय तो कविताएं लिखता नहीं था मैं। मतलब शुरुआती थी, गजलें वजलें लिखना शुरू की थी मैंने। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जासूसी नॉवेल पढ़ के मैं कई बार जो है किसी पेज को पकड़ के बैठ जाता था कि ये जो घटना जो है लेखक ने लिखी है, ये कैसे लिखी है, इसका जो इमेजिनेशन कितना गजब का है। और मैं सोचता था कि काश जो है मैं भी कोशिश करूं उस तरह से लिखने की। और लगातार मन में चलते रहता था। और ये मैं जब बीकॉम फाइनल में था, तब मैंने जो एक लगभग मेरे पास 200 पेज की कॉपी थी, तो उसमें मैंने एक नॉवेल लिख दिया। आज वो है नहीं, कहीं नहीं, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन मैंने लिख दिया था इसी तरह का जासूसी जो है। मैं सोचा कि मैं भी कुछ करूंगा, इस तरह कोशिश करता हूँ लिखने की, तो मैंने लिखा था वो। और इसी दरमियान जो है मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। और लेखक के तौर पे तो अभी भी हूँ कि हाँ, अच्छे लेखक हैं वो, अपने अपने स्तर के और अपने अपने इलाके के वो बड़े लेखक हैं। तो उनसे मेरी बातचीत, मतलब पत्र व्यवहार हुआ, और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आइए, दिल्ली आइए। फिर जैसा कि इन लेखकों के पास होता है कि एक छपा हुआ उनका पता होता है, जिसमें नक्शा बना होता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम कैसे घर तक पहुंचे, वो उन्होंने भिजवाया। तो लेकिन मैं जा नहीं पाया, खैर। लेकिन ये दीवानगी थी, और मैं उनसे कहता था कि लिखा मैंने कि मैं भी लेखक बनना चाहता हूँ और आपकी तरह लिखूंगा मैं, आप बताइए मैं छपूंगा कैसे। तो बोले कि यार, ये तो छपने का मामला तो ऐसा है कि ये सबको अपने तरह से सोचना पड़ता है ना। मैंने अपने तरह से सोचा, और मेरे अपने प्रकाशक हैं। मेरे कहने से कोई आपको छापेगा नहीं, है ना। तो आपको तो अपना रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा। तो ये रहा जासूसी नॉवेल को पढ़ते हुए, और उनको इमेजिन करते हुए कि इस तरह से मैं भी लिखने की कोशिश करूं। तो जैसे भी आपने बताया, ये तो खैर बढ़िया रहा कि आप सुरेंद्र मोहन पाठक से आपका संवाद भी होता रहा। जी। और अभी आपको पता होगा, सुरेंद्र मोहन पाठक की जीवनी छपी है 3 खंडों में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि मैंने उनको ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि वो एक बड़ा नाम है उस तरह के जी। साहित्य। तो हाँ, मैंने बड़ा नाम, बिल्कुल। उनकी जीवनी मंगा ली है और पढ़ रहा हूँ। बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है। उन्होंने बहुत ही विस्तार हाँ से, अब कायदे से लिखा है, और एक एक चीज का वर्णन उन्होंने किया है। मैं तो दंग हूं कि इतनी सारी स्मृतियां उनके दिमाग में कैसे बची रह गई। हाँ, गजब लेखक थे वो। एक समय में वो जो है जासूसी नावल की 3-3 4-4 सीरीज चलाते थे। और एक सीरीज का एक उपन्यास आया, उसके बाद अगला एक विमल सीरीज चलती थी कि विमल अगले अगले पार्ट में क्या करेगा। एक उपन्यास खत्म हो गया, उसके बाद में उसकी सीरीज का अगला भाग आता था।
लोग बड़ी बेसब्री से जो है उसका इंतजार करते थे। चलिए ठीक है। ये तो जैसे कविताएं आपने पढ़ी और आपने सोचा कि जरा हम कवियों को और पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य अगर हम पढ़ लेंगे, वो कौन सा समय था, कौन सा पल था जब आपने कविताएं लिखना शुरू किया, या मैं कहूं कि आपके अंदर से कविता जो है वो प्रस्फुटित होने लगी? हाँ, कविता का देखिए ऐसा है कि मैं गांव से आया था और अपने शहर में रहता था, जो जिला हेडक्वार्टर है छिंदवाड़ा, उसमें। तो मैं अपने माता पिता को छोड़कर रहता था, मेरे भाई रहते थे मेरे साथ में। और जब चूंकि जब मैं कविताएं लिखना शुरू किया उस समय तो मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ रहता था, हम तीनों भाई रहते थे। और हम लोगों ने अपने जीविकापार्जन के लिए एक छोटी सी दुकान वहां पे शुरू की थी। और मैं वहीं पर बैठा रहता था। सुबह कॉलेज अटेंड करने के बाद में लगभग 10:30 बजे से मैं दुकान खोलता था और फिर मैं रहता था दिन में। तो उसी दौरान मैं पढ़ते रहता था, तो मुझे लगता था कि ये इस तरह से लिखा है तो मैं भी कुछ लिख करके देखूं। और फिर एक दिन बारिश हो रही थी, मैं दुकान में बैठा हुआ था, तो मुझे घर की याद आई, अपने घर की जोरों से याद आई। मुझे बचपन अपना याद आया कि इस समय पे मैं क्या करता था। और मैंने ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों में जो है फिर लिखने की शुरुआत की और एक छोटी सी कविता लिखी। अब तो खैर वो पता नहीं कहाँ है। और फिर मैं इसी दौरान फिर जो है वो लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलने लगा। और चूंकि छोटे शहर में जैसा होता है कि गजलों और गीतों का जमाना था उस समय, तो मैं भी उनके असर में सबसे पहले जो है गजलें ही लिखने लगा और इसी तुकबंदियां करता था। और इसी तरह से मेरी छोटी छोटी ये इस तरह से शुरुआत हुई। तो मुकम्मिल कवि कैसे बने, मतलब यानी कि जब छपने लगे, मतलब यानी कि कविताएं आपकी पत्रिकाओं, पत्र जी, पत्रिकाओं? फिर इसी तरह से फिर जब मैं लगातार लिखने लगा तो फिर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, समवयस्क लोगों से। तो 2-3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें मैं जानता नहीं हूँ। मेरे एक मित्र हैं मनोज कुलकर्णी, जो चित्रकार हैं, जो भोपाल में ही रहते हैं आजकल। मेरे एक मित्र राजकुमार चौहान है, जो वहां रहते हैं, छिंदवाड़ा में रहते हैं। तो ये दोनों चित्रकार थे और ये उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि मैं उस जमाने तक साहित्य की दुनिया से बाहर था और मैं फिर जब मेरी एंट्री हुई थी ये लोग पहले से थे। तो इन लोगों ने कुछ चीजें मुझे सजेस्ट की, कुछ बताया कि हाँ इसी तरह की पत्रिकाएं आ रही हैं। और फिर मैंने लगातार लघु पत्रिकाएं मंगाने शुरू की। आपको याद होगा उस जमाने में एक पत्रिका का मूल्य किसी का 5 रुपए, किसी का 6 रुपए हुआ करता था, एक अंक का। और 4 अंकों के आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए से भेजने पड़ते थे। तो फिर मैंने लगातार मंगानी शुरू की कविताएं, लगातार पत्रिकाएं मंगानी शुरू की और उनको पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ना जब शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ ये कविताओं का ट्रेंड है, मैं इन कविताओं को तो जानता ही नहीं था पहले। और फिर इसी तरह से फिर उन कविताओं को पढ़ करके फिर उनमें समीक्षाएं जो आती थी उनके संग्रहों को फिर पढ़ना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे जो है मैं साहित्य की जो मुख्य धारा है उसको मैं जानने समझने की कोशिश करने लगा। हम लोगों ने वहां पर युवाओं ने एक छोटा सा क्लब भी बनाया था और जिसमें हम लोग लगातार कुछ गतिविधियां करते थे। इसी दौरान मैं लगातार पढ़ता और अपने आप को मांझता रहा, लिखता रहा। और उसके दौरान जो है मैं बताऊं कि सबसे पहले मेरी कविताएं विष्णुचंद्र शर्मा जी ने सर्वनाम में छापी थी। वो जी जी, राहुल सांकृत्यायन जन्म शताब्दी वर्ष था, मेरे ख्याल से 1990-92 की बात है। तो वो आए थे, छिंदवाड़ा आए थे और नागपुर भी आए थे। नागपुर में एक बड़ा आयोजन था तो हम उनके साथ, हम लोग नागपुर में उनसे मिले तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप छिंदवाड़ा भी चलें, वहां पर भी एक आयोजन
राहुल जी पर हम करेंगे। वो आए और वो 2 दिन रुके और उनसे लगातार जो है बातचीत होती रही। फिर मैंने झिझकते हुए बताया कि मैं भी कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे दिखाओ दिखाओ। मैंने उनको कविताएं दिखाई तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक लिखने की कोशिश कर रहे हो और मुझे कुछ कविताएं दे दो, मैं दिल्ली जाकर देखूंगा। तो मैंने उनको कुछ कविताएं दी और उन्होंने जो है एक एक दो अंक के बाद में वो कविताएं सर्वनाम में छापी और मुझे भेजी। तो ये पत्रिकाओं में छपने का पहला मौका था कि, और मैं विष्णु चंद्र शर्मा जी नहीं रहे हमारे बीच में, मैं उनको शिद्दत से याद करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस तरह से सामने लाने की कोशिश की थी और वो मेरा पहला प्रकाशन था और उसके बाद में फिर मैं लगातार फिर दूसरी पत्रिकाओं में मेरा छपना शुरू हुआ। उसके बाद आपने आपके संग्रह भी 2 आ गए। जी जी, 2 संग्रह आए हैं मेरे। और मैं दरअसल जो है मेरा पहला संग्रह तो बहुत पहले आ चुका था। ये 96 में आया था ये संग्रह मेरा। और जब मैं ग्वालियर में था नौकरी में और मेरा विवाह भी नहीं हुआ था और उसके बाद में फिर मेरा ट्रांसफर भोपाल हुआ और मैं जो है अपने दाम्पत्य जीवन में आया और नया शहर, नई नौकरी, नई गृहस्थी और सारा कुछ जो है मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में एकदम चेंजेस आए। और उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ी, मेरी नौकरी में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी। तो इस तरह से लिखने का समय मुझे नौकरी में फिर कम मिला। ये दूसरा संग्रह जो इतनी देरी से आया है इसकी एक यही वजह है। मैं कई बार बड़ा मतलब उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनको बहुत समय मिलता है और खासकर जो लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है उनको देख कर के उनके पास काफी समय रहता है लिखने पढ़ने का। उनकी नौकरी भी ऐसी रहती है, पढ़ने पढ़ाने वाली। और आप जानते हैं कि मैं ऑडिट विभाग में हूँ, लेखा परीक्षा में, और ये सीएजी के अंतर्गत आता है। और मैंने पिछले 15 साल लगातार दौरे किए हैं नौकरी को लेकर के, ऑडिट को लेकर के। तो मैं शनिवार रविवार ही घर रह पाता था और बीच में 3-4 महीने के बाद में मुझे कुछ समय मिलता था, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का, तब मैं घर रहता था। अदरवाइज मैं शनिवार रविवार को घर रहता था। तो मेरे पास लिखने के मौके कम होते थे क्योंकि एक ठिकाना, जो एक जगह जो बनती है किसी लेखक की, जिसको कई लोग लेखक का कमरा या लेखक की जगह बोलते हैं, वो मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरा हर हफ्ते मेरा होटल बदलता था, हर हफ्ते स्टेशन बदलता था, हर हफ्ते शहर बदलता था। सप्ताह में 2 बार मैं ट्रेन से यात्रा करता था, कई बार 3-3 बार भी यात्राएं होती थी क्योंकि बीच में आप किसी स्टेशन पर गए और वहां काम खत्म हो गया तो आपको बुधवार को, गुरुवार को और कहीं जाना है तो वहां जाना पड़ता था। तो ये इस भागदौड़ में पढ़ना तो होता था लेकिन लिखना नहीं होता था। हालांकि मैंने कुछ कविताएं जो है लगातार यात्रा के दौरान ट्रेन में जो है रातों में लिखी है। जब सब लोग सो जाते थे तब मैं मोबाइल में लिखता था, क्योंकि एकांत होता था, समय होता था, नींद नहीं आती थी तो चलो लिख लेते हैं। कुछ कविताएं, मेरी महत्वपूर्ण कविताएं इसी तरह से रात में संभव हो पाई हैं ट्रेन में। ये एक कवि जो होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है, संवेदनशील प्राणी होता है, वही कविताएं लिख सकता है जी। लेकिन आपकी जो नौकरी है ये लेखा परीक्षा वाली, ये तो बड़ी थकाऊ है, बड़ी बोरिंग नौकरी होती है और सारे बही खाते, सारी चीजों को स्टॉक और सब सारा कुछ चेक करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हालांकि मैं तो सीधे सीधे जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ वहां पर जब वो लोग आते हैं तो इतने सारे सवाल पूछते हैं, इतने सारा रसीदें और फलाना, और ये कब खरीदा गया, कब तक, कितना जी हुआ, अभी तक क्यों ऐसा, इतने सारे सवाल पूछते हैं। तो अगला तो इरिटेट हो जाता है। मुझे लगता है कि उन लोगों को भी बड़ी परेशानी होती होगी कि यार ये, तो इसमें लेकिन अनुभव आपको बहुत होते होंगे। तो जैसे मेरे दिमाग में है कि भांति भांति के संस्थानों में जाकर के, जी, भांति भांति के लोगों से, भांति भांति के अधिकारियों से मिल करके आपके अनुभव तो समृद्ध होता होगा। तो आपने इस पर कोई कहानी वगैरह लिखने के बारे में नहीं सोचा?
कहानी तो नहीं लिखी मैंने, लेकिन उसी अनुभव के, उन्हीं अनुभवों के बीच से मैं कुछ कुछ कविताएं लिखी हैं। कहानी पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं काम करूंगा इन्हीं अनुभवों पर। मेरे पास लेखा परीक्षा के दौरान और यात्रा के दौरान बहुत सारे इस तरह के अनुभव है। आपने सही कहा कि ये काम ऐसा है कि ये देखिए, ये समझिए कि किसी संस्थान में हम जाते हैं तो ये मान लीजिए कि उनकी मानसिकता वही होती जो एक शादी वाले घर में लड़की लड़की के घर वालों की, परिवार की होती है कि ये जो बारातियों की तरह जो आए हैं ना, ये जितने जल्दी चले जाए उतना अच्छा है ना। क्योंकि एक दिन से ज्यादा तो कोई उनको जो है उस तरह से बारातियों को सहन नहीं करता है। तो यही होता है कि हम लोग चूंकि खाता बही देखते हैं और बहुत सारी चीजों पर निगाह डालते हैं, कमियां उजागर करते हैं, तो कोई भी जिसके घर हम जाएं और इस तरह से हम कमियां उजागर करें, उनको बताएं कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये ऐसा नहीं किया, तो कोई भी इरिटेट तो होगा ही, और वो परेशान भी होगा और नाराज भी होगा और उसे गुस्सा भी आएगा, और वो तो चाहेगा कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाए। तो ये काम बड़ा अजीब तरह का काम है, जिसमें आपको सामने मुस्कुराहट, लेकिन पीछे से जो है आपको हो सकता है कि गालियां भी मिलती हो। और लेकिन हाँ, ये नौकरी है तो हमारा काम है कि हम ये देखना है कि जो शासकीय धन है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, और सारे नियम कानून कायदों के अंतर्गत जो है ये सारा खर्च किया जा रहा है। तो इस दौरान बहुत सारे मुझे अनुभव हुए हैं लेखा परीक्षा के दौरान। मैं उनको लिखूंगा, कभी किसी पर कहानी भी मेरे एक दो दिमाग में है, उनको मैं लिखूंगा। हालांकि मेरे अनुभव यात्रा के दौरान के ज्यादा है, जो मैं लगातार मैंने यात्राएं की हैं। जैसा मैंने बताया कि हफ्ते में दो दो बार मैंने यात्राएं की थी। यात्राओं के बीच के लोगों को देख करके, और स्टेशन पर, शहरों में, दूसरे शहरों में आते जाते तमाम जो है, कई बार आपको घंटों जो है वो प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता है, और ट्रेन में आपको 10-10 12-12 घंटे की जर्नी करनी है। किसी शहर में आपको 2-2 हफ्ते रहना है। अब ऐसे समय में जब आपके यहाँ पे त्योहार है ना, लेकिन आपको छुट्टी नहीं है या आप आने की स्थिति में नहीं है, तो आप दूसरे शहर में है, ऐसी जगह में कई बार हुआ है कि ऐसा कि हम होली के समय में ऐसे शहर में फंस गए हैं कि दूसरे शहर में, कि अब मुश्किल कि अब खाना कहाँ मिलेगा, तमाम होटल बंद रहते हैं। तो जो रेसिडेंशियल होटल है उसके, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हाँ, किसी तरह से हमको जो है वो कम से कम जो है ना, आज आज जिस दिन रंग होता है उस दिन का एक दिन का खाना तो कहीं से उपलब्ध करा देने, तो हम लोग क्या खाएंगे। उसके एक दिन पहले से हम फ्रूट्स वगैरह ये वो ला करके, तो ऐसी तमाम जो है वो इस तरह के अनुभव हैं और यादें हैं। दूसरे शहरों में इस दौरान किस किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, हम लोग उनसे भी वाबस्ता हुए हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर, दंगों में फंसना है ना, कर्फ्यू में फंस जाना, और ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके अनुभव लगातार हैं मेरे पास में। इनको मैं कभी लिखने की कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कविता पोस्टर आपके हैं, जो आप कविता पोस्टर बना रहे हैं, इसके जैसे हमने तो देखा है कि जनरली क्या होता है कि छात्र लोग जो हैं वो जो वैचारिक छात्र लोग, संघ के लोग होते हैं जी, वो कविता पोस्टर जो है वो लगाते हैं और वो अपना संदेश देते हैं। आप के दिमाग में ये कविता पोस्टर बनाने की और इसको नियमित रूप से चलाने की ये मतलब क्या कैसे हुई? देखिए अरविंद जी, हमारे यहाँ पर आप भी जानते होंगे कि जो लोग अभी पोस्टर बना रहे हैं, और अभी अब एक आध साल को आप छोड़ दें उसके पहले, तो मुख्य रूप से वो लोग मध्य प्रदेश के हैं। मेरे मित्र हैं सारे। पंकज दीक्षित है, अशोक जी हैं, अशोक दुबे जी इंदौर में रहते हैं, के रविंद्र है, रोहित रूसिया हैं। ये सारे लोग मध्य प्रदेश के हैं जो कविता पोस्टर बनाते रहे हैं, और मेरे मित्र भी हैं। मैं और ये मुझ में और इनमें ये अंतर है कि
अशोक दुबे जी तो कैलीग्राफी करते हैं, वो पेंटर नहीं है। वो समझो कि मेरी तरह से है, मैं भी पेंटर नहीं हूँ, बाकी सारे पेंटर हैं, ये डिफरेंस है। तो मैं जब कविताओं के पोस्टर इन लोगों के मित्रों को देखता था तो मुझे अच्छा लगता था कि एक कविता जब चित्र के साथ आती है तो वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है, तो ज्यादा संप्रेषणीय हो जाती है। तो मैं चाहता था कि कई कविताएं ऐसी जो मेरे दिमाग में रहती थी, या मुझे मैं पढ़ता था कि हाँ इसका पोस्टर बनना चाहिए, ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरे दिमाग में जो पोस्टर की कल्पना है वो यही इसीलिए है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा संप्रेषणीय हो, ग्राह्य हो, उसका इफेक्ट हो, उसका जो असर है वो तेजी से हो, ज्यादा हो, और वो एक जब एक को मिले तो वो उसके मन में ये हो कि इसको वो जो है और दूसरों तक भी पहुंचाए। तो जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि ये कौन बनाएगा, मैं जो कहूंगा उसको। तो ये तो जाहिर है कि जैसे मैं खुद बनाता हूं तो मैं कोई मुझे कहता है कि आप इस पर बना दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपनी पसंद से बनाता हूँ, मुझे जो कविताएं पसंद आती है मैं उस पर बनाता हूँ। और तो मुझे भी ये लगा कि मैं किसी को कहूंगा तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो अपनी पसंद से बनाता है। फिर मैंने कविता पोस्टर बनाना शुरू किया। उसके लिए आपको पेंटिंग चाहिए या चित्र चाहिए, तस्वीर चाहिए अच्छी। तो लगातार दिमाग में मेरे यही रहता था कि कौन सी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी मिलेगी, कौन सा चित्र बहुत मुझे अच्छा मिलेगा। मैं गूगल पे तस्वीरें खोजता था। अभी भी मैं फ्री टाइम में यही करता हूँ कि मैं अच्छी पेंटिंग्स की खोज में रहता हूँ। अच्छी तस्वीरें, जो रेयर तस्वीरें होती है या बहुत संप्रेषणीय प्रभावी होती है, देखने से लगता है कि कितना सुंदर फोटो है ये और कितनी सुंदर ये पेंटिंग है। और ऐसे ही मैं कविताओं की खोज में रहता हूँ, जो अच्छी कविताएं, जाहिर है कि हमारी विरासत के जो कवि रहे हैं, सारे बड़े कवि, उनकी बहुत सारी कविताएं अच्छी है। अब एक व्यक्ति से संभव नहीं है कि वो सारी कविताओं पर पोस्टर बनाए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर कवि पे मैं जो है 3 4 5 इस तरह से अपनी पसंद की कविताओं पर पोस्टर बनाऊं। हालांकि मेरे एक दो मित्र ये भी कहते हैं कि ये तो बहुत प्रसिद्ध कविता है ना, तो ये तो सब लोगों ने पढ़ी है। लेकिन मेरा कहना है ये है, मेरा मानना ये है कि हाँ, हम जो सीधे सीधे साहित्य से जुड़े हुए हैं, उन्होंने निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर पढ़ी है, या वो सुन बेगुलाब पढ़ी है, या ध्वनि पढ़ी है। लेकिन जो लोग नए साहित्य से जुड़े हुए हैं या जो सिर्फ पाठक हैं, उन लोगों ने जाहिर है कि उस तरह से नहीं पढ़ा है, इसलिए उन लोगों के बीच में भी ये सारी चीजें जानी चाहिए। इसलिए मैं ऐसी तमाम कविताओं पर, जो प्रसिद्ध कविताएं भी हैं, उन पर भी मैं पोस्टर बनाता हूं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसी तरह से ये मेरे मन में आया था कि मैं, जो लोग और काम कर रहे हैं वो अपने तरह से काम कर रहे हैं, और मैं थोड़ा अपने तरह से काम करने की कोशिश करूं। और दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये थी कि जो एक पेंटर बनाता है, तो कई बार ये होता है कि पेंटर क्या करता है कि वो एक चित्र बनाता है, उसके बाद उस पर कविता लिखता है। कोई कविता लेकर के उस पर जो है लिख करके पोस्टर बनाता है। हो सकता है इसका उल्टा भी होता हो, कि वो पहले कविता लिखता हो या कविता देखता हो, पढ़ता हो, उसके हिसाब से चित्र बनाता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश कुछ जगह मुझे लगा कि ये तालमेल मुझे कई बार समझ में नहीं आया कि ये चित्र एक जैसे होते हैं, कविताएं अलग अलग होती है। तो मुझे लगा कि थोड़ा थीम थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। वो जो जो कविता के भाव है, उसके हिसाब से चित्र होना हो या पेंटिंग हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर कविता के जो भाव है उसके हिसाब से कविता के फॉन्ट हो, उनका कलर हो उस तरह से। आप क्रांति की कविता आप जो है पीले कलर से या सफेद कविता कलर से नहीं लिख सकते, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मजा ही नहीं आएगा। आप वसंत पे कविता लिख रहे हैं तो उसको काले रंग से आप लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपको उसको जो है वसंती रंग से, या आप जो है ना उसको आप पीले कलर से या उस तरह के कलर से आप लिखेंगे तो ही अच्छा लगेगा, वो उसका प्रभाव भी आएगा। तो मैंने ये प्रयोग मैंने किए, और इस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं अलग तरह से कुछ पोस्टर बनाने का काम करूं। और यही है कि मैं कम से कम एक पोस्टर तो रोज बनाता ही हूँ, ताकि जो है वो मित्रों को पहुंचे। और जब मैं काम में नहीं रहता, जब मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने से मान लो बोर हो गया या लिख नहीं रहा हूँ, तो
जब समय मिलता है तो मैं ये काम कर लेता हूँ। ये रात को 2 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, सुबह 6 बजे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे 1 घंटा कम से कम चाहिए होता है उसके लिए, और मैं वो निकालता हूँ। एक कविता पोस्टर कब से मतलब आप बना रहे हैं वैसे? मैं ये अरविंद जी, मैं 2017 से बना रहा हूँ लगभग, मुझे ये चौथा साल है। और ये समझ लीजिए कि हर दिन मैं एक बनाता हूँ, तो ये साल के 365 दिन मुझे नहीं लगता कि वो, चाहे वो मतलब दिवाली भी रही हो तो मैंने इसमें गैप किया हो। अ, बनाया भले ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा पोस्टर नया रहता है, ये मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब मैं, मेरा मन लगता है या बहुत समय में रहता है मेरे पास, जैसे मैं पहले ये होता था कि अभी तो मैं हेडक्वार्टर पर हूँ, लेकिन मैं जब फील्ड में रहता तो पता लगा कि मैं यात्रा में हूँ। जब आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी समय में, जब आप ना लिख सकते हैं, ना ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते, या आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे, पढ़ नहीं सकते वहां पर, है ना, लिख भी नहीं सकते। तो मेरे पास पता चला 1 घंटे का समय है, तो मैंने पोस्टर बना लिया। ज्यादा समय रुकना, ट्रेन लेट हो रही है, आप तो रुके ही हुए हैं, तो आपने बैठे बैठे 2 पोस्टर बना लिए। कई बार मैं 2-3 पोस्टर भी बना लेता था। तो इस तरह से एवरेज 1 पोस्टर तो होता ही था कि मैं बना लूं। और तो ये 3 साल हो गए, तो मेरे बहुत सारे पोस्टर हो गए। हालांकि ये सही है कि जैसे कि लिखने वाले के साथ, या पेंटिंग वाले के साथ, या नृत्य करने वाले के साथ, ऐसा नहीं होता कि उसकी सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी हो। तो मेरे पोस्टर भी हमेशा नहीं होते। मेरे 50% पोस्टर मुझे संतुष्टि नहीं देते हैं, 50% ही दे पाते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं रहता। दरअसल उसके लिए बहुत समय चाहिए। एक अच्छा पोस्टर बनाने के लिए समय बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छी तस्वीर मिले, उसकी खोज में बहुत समय लगता है। फिर उसके लिए तस्वीर आपको इतनी सी मिली, तो आप उसको, उसका आपका इतना बड़ा बैकग्राउंड बनाना है, उसको डेवलप करना है। वो मैं करता हूँ, वो कोशिश मैं करता हूँ। कुछ अलग तरह की बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें काफी समय लगता है। तो अ, ये मान के चलिए कि 50% पोस्टर मेरे अच्छे रह पाते हैं। 50 मतलब इस तरह के रहते हैं कि वो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उतनी संतुष्टि उनसे नहीं मिल पाती है। तब तो काफी पोस्टर हो गए। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं मनी मन जोड़ रहा था, तो 1000 से ऊपर तो आपने पोस्टर बना लिए लगभग। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, 1000 से ऊपर है। 500 पोस्टर आपकी अपनी पसंद से हैं, और हो सकता है वो जो जी जी। 500 जो आपको पसंद आ रहे हैं, दूसरों को पसंद आ सकते हैं। तो हाँ हाँ। इनकी कोई प्रदर्शनी वगैरह लगाने की नहीं सोची आपने? प्रदर्शनी वगैरह या कोई? मेरे मित्रों ने बहुत कहा है, इसमें पोस्टर्स को लेकर के 2-3 तरह के आइडियाज लोगों ने दिए हैं मित्रों ने। और मुझ पर तो मेरे परम मित्र जो है कुछ, उनका तो बहुत दबाव भी है। प्रदर्शनी का तो खैर है ही है कि मैं प्रदर्शनी लगाऊं, और जहां कहीं पे कोई आयोजन होता है वहां पर मैं अपने पोस्टर्स की प्रदर्शनी लगाऊं। लेकिन दरअसल मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं सबसे पहले कवि हूं। तो मुझे ये जो काम है, मुझे लगता है कि ये मुख्य काम मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसको कर नहीं पाता हूँ। मैं बना लेता हूँ, लेकिन इसके प्रदर्शन में मेरी रुचि बिल्कुल नहीं रहती है। और दूसरा जो मेरे मित्रों ने कहा कि इसको मैं बुक की तरह से एक लेकर के आऊं। जैसे आदरणीय मंगलेश जी अ, पिछले बार भी मेले में मिले थे, तो उन्होंने पहले भी कहा था और मेले में भी कहा कि यार अनिल, तुम्हारे पोस्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको प्रिंट क्यों नहीं करवाते, एक बुक की शक्ल में लेकर के आओ, बहुत अच्छा लगेगा और लोग पढ़ेंगे, एक स्थायी होगा वो। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं कोशिश करूंगा कि उसको लेकर आऊं। लेकिन दरअसल ये है कि वो पुस्तक, पोस्टर की पुस्तक मतलब एक एक समझिए कि आप एक बड़ी डायरी का जो साइज होगा, उस साइज में वो छपेंगे, और कलर में छपेंगे, और ग्लॉसी पेपर पे मैट फिनिश में छपेंगे, तो ही अच्छे लग पाएंगे। और उसके लिए प्रकाशक की लागत जो है वो बहुत आएगी। इसलिए कोई प्रकाशक उस तरह से तैयार हो पाए तो ही वो ये काम होगा। हालांकि हमारे जो आयोजन होते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजन होते हैं और दूसरे आयोजन होते हैं, तो मैं उनमें 5-10 पोस्टर जो है प्रदर्शित करता हूं। हमारे मित्रों के या दूसरे लोगों के वहां पर लगे रहते हैं, कि ताकि लोगों को अच्छा लगे, एक माहौल बनता है, एक लगता है कि हाँ एक कोई साहित्यिक आयोजन हो रहा है। ये कोशिश तो रहती है मेरी। ये चलिए बढ़िया बात है, और ये वाकई सलाह बहुत अच्छी है कि पुस्तक के रूप में है। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप समय निकाल करके, या आपने दस्तक टीम जो आपकी है,
उसके साथ जी थोड़ा कोलैबोरेट करके आप प्रदर्शनी स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि कविता ये अभियान के तौर पर काफी दूर तक बात जाएगी। जी जी। हाँ, अच्छा, दस्तक का नाम लिया आपने तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जी जी। देखिए, दरअसल ये 2013 में जब व्हाट्सएप आया था, 12-13 में, तो मैं इससे वाकिफ नहीं था, क्योंकि उस समय एंड्रॉयड मोबाइल मेरे पास नया नया ही आया था। तो लोगों ने, मित्रों ने मुझे जोड़ा, और मैं उस पर, तो ये लगा कि ये तो सिर्फ एक संदेश देने लेने का तरीका है, फोटो वोटो भेजने का, और इस तरह से तो होता तो यही था कि यहाँ की बस जो है क्या बोलते हैं, इस कोठी का धान उस कोठी में, यही लोग करते हैं, और उसे वही होता रहता था। तो मुझे लगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल क्या किया जाए। तो मेरे एक मित्र हैं, देवास में रहते हैं, बहादुर पटेल, तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था काव्यार्थ नाम से। तो मैं उन्होंने उससे जोड़ा मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक माध्यम है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैंने 2014 में जो है दस्तक के नाम से अचानक एक दिन एक ग्रुप बनाया मैंने, और अपने कुछ मित्रों को जोड़ा जो मेरे से परिचित थे। उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फेसबुक से जोड़ा, और उसमें कवित्रियां जुड़ी, महिलाएं लेखिकाएं भी जुड़ी। और व्हाट्सएप एक उस समय पे एक ऐसा माध्यम था कि नए लोगों को जोड़ना और खासकर महिलाओं को जोड़ने में बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि कोई भी जो आपको फिजिकली जानता नहीं है, आपसे मिला नहीं है कभी, वो आपका नंबर, अपना नंबर शेयर नहीं करता है। महिलाओं के साथ ये होता है। तो उनको विश्वास दिलाना कि हाँ, एक ठीक ठाक समूह है जिसमें हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मैंने अंजू शर्मा को जोड़ा, अंजू को जानते हैं आप। और फिर अंजू ने, मैंने और एक हमारे मित्र भोपाल के अमिताभ मिश्र, अंजू हमने मिश्रा है, लगातार जो है, अंजू शर्मा अंजू है। शर्मा, हाँ है हाँ यहाँ जी, पर। हाँ। तो हाँ, अंजू अंजू देख रही हैं। तो अंजू से मैंने ऐसे ही, फेसबुक से, मैं अंजू को जानता नहीं था, अंजू से कहा कि आप जुड़ेंगी दस्तक से? तो उन्होंने कहा कि अरे जी, वो समूह वमूह तो सब ऐसे होते हैं कि उसमें पता नहीं क्या क्या होते रहता है, और लोग दुनिया भर की चीजें डालते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपना जो है एक डेकोरम बनाया है और एक अनुशासन बनाया है, उसका हम फॉलो करते हैं, और मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट एडमिन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। तो वो जुड़ी और उन्होंने देखा, और उसके बाद फिर 1 साल मैंने चलाया था अकेले, और उसके बाद मैंने अंजू से कहा कि अंजू, तुम जिम्मेदारी मेरे साथ लो, तो हम इसको आगे अच्छे ठीक ढंग से बढ़ा पाएंगे। और आप मानेंगे कि हमने पिछले 2014 से 2021 आ रहा है, इस साल तो ये लॉकडाउन के थोड़े से बाद से गतिविधियां हमारी बहुत कम है, क्योंकि एक जो होता है ना कि एक हर मीडियम का एक सेचुरेशन पॉइंट भी आता है। तो व्हाट्सएप से थोड़ा उबे हुए हैं लोग, फेसबुक आजकल ज्यादा चल रहा है। और चूंकि जब से ये लॉकडाउन आया और इस तरह से जो है वो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुए, तो ये जो कार्यक्रम फिर जो है इस तरह से होने लगे। तो व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप उस तरह से अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 6-7 साल बहुत काम किया, और हर रोज हम लोग कविताएं, कहानी, संस्मरण और ये सारी चीजें लेकर के आते थे, और रोज लोगों को नई नई चीजें देना। अंजू तमाम जो है वो अनुवाद खोज खोज करके लाती थी लोगों के लिए, और वो ये देती थी। और हमारी बहुत मेहनत लगती थी इसमें, क्योंकि हर रोज जो है इतने सारे लोगों को पढ़ने के लिए कुछ देना, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि कहने वाले तो बहुत सारे लोग रहे हैं, मित्र लोग, की भाई
क्या करना पड़ता है इसमें, आप तो रचनाएं डाल दें और बस हो जाता है। तो हमने कहा कि आप कर लीजिए इसको 1 महीने, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो हम लोगों ने ये काम किया और हम लोगों ने दस्तक के भोपाल में और पुणे में और दिल्ली में आयोजन किए। ये कोरोना के पहले हमारा एक आयोजन होने वाला था दस्तक संवाद, जो हर साल होता था लेकिन वो नहीं हो पाया। अब हम ये कोरोना ठीक ढंग से विदा हो ले तो उसके बाद में हम लोग फिर से मिलेंगे भोपाल में सारे साथी, क्योंकि अब लगभग 2 साल हो जाएंगे कि हम लोग नहीं मिले हैं। तो हम लोग उस तरह से मिलेंगे और अपनी रचनाएं सुनेंगे। और एक बहुत आत्मीय माहौल में दस्तक संवाद होता है और उसमें हम लोग चूंकि इनर ही रहते हैं, जो हमारे मेंबर्स रहते हैं वही आते हैं। और हम लोगों के जो हम लोग आपस में तय करते हैं कि कोई गेस्ट हम बुलाए जाए तो वो लोग आते हैं। जैसे पिछली बार मदन कश्यप जी आए थे और विमल जी आए थे, विमल कुमार आए थे। और स्थानीय हमारे जो बड़े लेखक कवि हैं वो तो हमारे साथ रहते हैं, उनका हमें सहयोग मिलता है, साथ मिलता है। राजेश जोशी जी हैं, कुमार अम्बुज जी हैं, रमाकांत जी हैं, रमाकांत श्रीवास्तव जी, और भी तमाम मित्र हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो दस्तक से हमने ये कोशिश की लोगों से जोड़ने की, और उसी का दस्तक का हमने पेज फेसबुक पर बनाया और उसी का ग्रुप भी बनाया। फेसबुक पर भी हम लगातार दस्तक के नाम से रचनाएं देते हैं। और अभी हम इन दिनों जो है दस्तक संवाद के पेज पर कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते हम लोग कुछ ना कुछ लगातार जो इस तरह का रचनात्मक करते रहें। जी, अच्छा, अब थोड़ा हम लोग बातचीत को दूसरी तरफ मुड़ते हैं। जी, आज का जो समय है, अगर आप देखें तो आज का समय जो है वो उसके सामने मतलब चुनौतियों का समय है। तरह तरह की चुनौतियां हमारे चारों तरफ उठ खड़ी हुई हैं। तो आज की जो रचनाएं हैं, आज जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, चाहे वो कविता हो या कहानी हो या उपन्यास हो, क्या ये इन चुनौतियों को चुनौती दे पा रहा है, या उनसे रूबरू हो पा रहा है, या उनसे मुठभेड़ कर पा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि मैं प्रगतिशील लेखक से संबद्ध हूं और आपको शायद वो पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। मैं 1990 से जो है प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ हूं। 1990 से मान लीजिए कि मुझे 31 साल हो गए, है ना। और जाहिर है कि मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हूं तो मेरी जो वैचारिकता है वो स्पष्ट है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि मैं किस तरह से सोचता हूं। ये जो समय है ये बहुत ही क्रूर समय है। जिस तरह की चीजें चल रही हैं पिछले कुछ सालों में, हालांकि ये है कि इस साहित्य में हम जानते हैं कि हर समय में तमाम तरह के लोग रहे हैं, विचारधाराओं के लोग रहे हैं। लेकिन ये ऐसा समय है जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि जो पुराने लोग हैं वो तो ठीक है कि उनके पैर मजबूती से अभी भी जमे हुए हैं और वो अपनी प्रतिबद्धता को लेकर के बिल्कुल अडिग है और अपना स्टैंड रखते हैं वो। लेकिन ये जो नए लोग जो आ रहे हैं उसमें मुझे बहुत निराशा होती है कि वैचारिकता को लेकर के, साहित्य की वैचारिकता को लेकर के एक जिसे हम कहते हैं कि साहित्य जो है मनुष्यता के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में काम कर रहा है। कोई भी कला हो, कोई भी आर्ट हो, वो मनुष्यता के लिए है, मनुष्य के पक्ष में है। और जाहिर है कि जब हम मनुष्यता के पक्ष में रहते हैं, मनुष्य के पक्ष में रहते हैं, तो हम हर ऐसी शक्तियों के प्रतिपक्ष में हो जाते हैं जो मनुष्यता विरोधी होती है, चाहे वो सरकार हो या चाहे वो किसी भी तरह के ऐसे संगठन हो जो इस तरह के काम करते हैं। तो मैं इन दिनों ये देखता हूं तो मुझे निराशा होती है कि जिसे हम मनुष्यता की पक्षधर को लेकर के जो नई पीढ़ी है वो एकदम साफ नहीं है। और उनका जो लेखन है उसमें भी ये चीजें दिखाई देती है। देखिए, ऐसा है कि जैसी आपकी वैचारिकता होगी वैसा ही आप वो ही सारा आपकी कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में वही आएगा। आप कितना भी बच लें, कितना भी अपने आप को छुपा लें,
चाहे आप वो कलावाद की आड़ ले लें, है ना, या आप और कुछ भी कह सकते हैं आप, जिसकी जिसकी भी आप एक पर्दा ले लें कि हम तो साहब ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। लेकिन जो है आपका लेखन जो है कहीं न कहीं से गवाही दे देता है, क्योंकि आपके भीतर जो चलता है उससे आप बच नहीं सकते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, है ना, वो एक पर्दा रहता है, वो आखिर तौर पर जो है आखिरकार वो गिरता ही है और आपका जो चेहरा है वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा सवाल ये उठाया कि क्या लोग चुनौती दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं, बहुत ही गिने-चुने लोग हैं जो इस तरह से चीज़ों को, जो समय है, जो क्रूरताएँ चल रही हैं, जो मनुष्यता के खिलाफ सारा अभियान चल रहा है, जो हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, हम सबके प्रति प्रेम की बात करते हैं, उनके विरोध में जो सारी चीज़ें चल रही है, इन सारी चीज़ों के विरोध में लिखने वाले, उनको चुनौती देने वाले और उनके सामने खड़े होने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे बीच में वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो एक मुहिम चलाते हैं, मुहिम उस तरह से ना भी चलाएँ, आंदोलन ना चलाएँ, लेकिन आंदोलनों को सहयोग करते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं। आप भी सारे लोगों को जानते हैं, हमारे ही शहर में कुमार अंबुज हैं, राजेश जोशी हैं, और भी जनवादी लेखक संघ से जुड़े हुए हमारे तमाम मित्र हैं, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए तमाम हमारे मित्र हैं। ऐसे ही हमारे तमाम मित्र जो दूसरे प्रदेशों में हैं, ये इन सारे लोगों से हमें हौसला मिलता है कि हाँ, ये इस समय की चुनौतियों को ये लोग ठीक ढंग से समझ रहे हैं और उसके बरक्स जो है एक अपने तय जो हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक लेखक है तो वो एक प्रतिरोध जो है वो लेखक लिखकर ही कर सकता है, अपनी रचनाओं के माध्यम से ही कर सकता है, तो वो कोशिश कर रहा है उस तरह से लिखने की। तो ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नए लोग जितने हैं उनमें किसी में नहीं है, लेकिन हाँ, नए लोगों में एक बड़ी संख्या है जो वैचारिकता से लैस नहीं है। वैचारिकता का मतलब है कि एक प्रतिबद्धता जिसको मैं कह रहा हूँ, जो मनुष्य के पक्ष में हो। अब इसके तमाम जो है वो अर्थ निकाले जा सकते हैं और हो सकता है कि मेरी बातचीत लोग सुने, उसके बाद में कहीं-कहीं पर मेरे बारे में ये बोलने लगे कि ये तो, इनको तो लगता है कि जो वामपंथी है वही वैचारिक है और वही वैचारिकता से लैस है और वही लिख सकता है। बात दरअसल ऐसी नहीं है। मनुष्यता के पक्षधर होने के लिए आपको वामपंथी होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि मनुष्यता विरोध में कौन-सी शक्तियाँ काम कर रही हैं और आपको किनके विरोध में खड़ा होना है। अगर आपके आपके भीतर अगर इतनी समझ नहीं आती है लिखते हुए, पढ़ते हुए और तमाम कलाओं से जुड़े रहने के बाद में कि हमें किनका समर्थन करना है, किन चीज़ों को हम किन चीज़ों का विरोध करना है, तो फिर मैं तो यही कहूँगा ना कि वैचारिकता की कमी उनमें ज़रूर। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, उपन्यास भी आए हैं, कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं। मेरे मित्र हैं कैलाश बनवासी, बहुत बेहतरीन कहानीकार हैं। मनोज रूपड़ा हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, है ना? अंजू ने खूब अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। तमाम ऐसे मित्र हैं मेरे जिन्होंने लगातार कविताएँ, अच्छी कविताएँ लिखी, कहानियाँ लिखी। अभी कुमार अंबुज जी की एक कविता, लंबी कविता जो है, शोक सभा आई है। लगभग जो है वो 20-25 पेज की, 20 पेज की कविता है। उस कविता में इस समय का, पूरे समय का ये आप जो देख रहे हैं, आपकी भी जो चिंता है कि चुनौतियाँ हैं या नहीं है, समय कितना कैसा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो एक लंबी कविता, एक बड़ी कविता है, आख्यान की तरह से कविता है। तो है, जो लोग हैं वो लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लिखने की और बराबर चुनौती देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अरविंद जी। नहीं, ठीक है। ये बढ़िया बात आपने कही और आपकी चिंता और मेरी चिंता, आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। आपकी चिंता और मेरी चिंता एक ही जैसी है। अरविंद जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, हाँ, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा है वो मेरी भी चिंता है और बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब आपकी कुछ कविताएं सुनी जाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कुछ कविताएं अपनी सुनाता हूँ। मेरी आवाज साफ आ रही है? एकदम साफ। पता नहीं मुझे कि यहाँ पर कौन मित्र मेरे सुन रहे हैं।
मैं कुछ 4-5 कविताएं आपको सुनाता हूं। कम से कम 5। जी जी। एक कविता एक कविता सुनिए, जिसका शीर्षक है रोशनी। अ, ये कविता समझ लीजिए कि आप जो सवाल कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, चुनौतियों पर चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो इस दौरान जो मुझे देखने को मिल रहा है, अ, लगभग उसी तरह की कविता है ये, उन्हीं को ध्यान में रख करके। बार बार लौटा हूं उस दर से जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहां कभी पहुंच नहीं पाया जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन रास्तों पर अक्सर चलता चला गया जहां चलते रहने के अलावा कुछ भी नहीं था। जिनसे किसी ठिकाने पर पहुंचा जा सकता था, वे रास्ते मेरी नजरों से हरदम ओझल रहे। जिनके साथ नहीं होना चाहिए था मुझे पल भर, वे मेरे दिन रात के साथी रहे। जो पुकारते रहे मुझको जो पुकारते रहे मुझको और अपने जीवन में मेरे लिए जगह बनाते रहे। मैंने कभी नहीं सुनी उनकी प्रार्थना। मेरे सामने चकाचौंध रोशनी थी जो मेरे पीछे के अंधेरों से जीवन ले रही थी। वाह। जब मेरी आंखें अपने पीछे का अंधेरा पहचानने लायक हुई, मेरे सामने की रोशनी खत्म हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। एक कविता और सुनिए, जिसका शीर्षक है डायरी। अल्हड़ और मस्ती भरे दिन दर्ज है इस डायरी में, इसी में पढ़ने का टाइम टेबल। छोटे होटलों, धर्मशालाओं, रिश्तेदारों के पते, प्रेम के दिनों के मुलायम वाक्य और दुखी दिनों के उदास पैराग्राफ बरसों इसी डायरी में जगह बनाते रहे। इसी में दर्ज हुई लाल स्याही से कई तारीखें। वे निश्चित थीं महत्वपूर्ण साक्षात्कारों के लिए। मदद एक मगर एक अदद नौकरी तक नहीं पहुंचा पाई। 90% लोगों की तरह मैं भी गलत जगह पर पहुंचा। प्रेम कविताएं लिखी गईं इसी डायरी में, मगर कभी भी मुकम्मल नहीं हुई। इसी में शामिल हुए कुछ नए रिश्ते और असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। शायद उन्हें किसी और बेहतर की दरकार थी। बनियों, दूध वालों और दवाइयों का हिसाब और 2-1 बार सुसाइड नोट के ड्राफ्ट भी लिखे गए इसी में। वाह वाह। बुरे से बुरे दिनों में इसी में लिखी गई कविताएं, अच्छे दिनों की उम्मीद में। क्या बात है। एक छोटी सी कविता जो है, छोटी छोटी 1-2 कविताएं भी सुनाऊंगा मैं। एक हाँ। कविता है मेरी तकिया। मेरी थकान उतारता यह जो तकिया है नमी से भरा हुआ, इस पर आंसुओं के निशान हैं। धंसी हैं इसमें टूटे सपनों की किरचें। इसमें से रह रहकर पिछली रातों की सिसकियां सुनाई देती हैं। एक छोटी कविता है तुम्हारा मौन। तुम्हारे मौन में भी कई शब्द खरगोश की तरह दौड़ते रहते हैं, और मैं उन्हें तुम्हारी मुस्कान की धूप में खोजता रहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटी कविता है रोना। पिता ने कहा रोते नहीं हैं,
रोने से नाराज हो जाते हैं पुरखे। माँ ने कहा, मन भर के रो लेना, रोने से सारे दुख झर जाते हैं। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोया, हंसता रहा पिता के सामने। वे हंसने को ही समझते रहे मेरा रोना। वाह, बहुत एक अच्छा। एक कविता मैं इस समय के लिए जरूर सुनाना चाहूंगा, जो कि इस संग्रह का शीर्षक भी है, वह मैं सुनाऊंगा आपको। उसके पहले मैं एक कविता, एक कविता चूंकि मैंने अपने जीवन के बारे में बताया और बहुत सारी चीजें बताई आपको। मैं छोटे शहर से आया था। जाहिर है कि हमारी पीढ़ी के लोग सब छोटे शहरों से ही आए हुए थे, गांव से आए हुए थे। तो एक कविता है, थोड़ी सी मतलब लंबी है, ये 3 पेज की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनानी चाहिए। हाँ, सुनाई सुनाई। हाँ। एक नई राह। कविता का शीर्षक है एक नई राह। हम उस मिट्टी में पैदा हुए मित्र, जहां पड़ोस से आग लेकर जल जाता था चूल्हा, जहां सूरज फूटता था औजार की नोक पर और धरती हरी हो जाती थी। वहां बहुत कम लोगों ने पढ़ी थी किताबें, और बहुत सारे लोग दिल्ली, पटना या भोपाल का नाम भर जानते थे। उस समय हम अपने पांव जमाने और एक तरह से अपना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे थे लगातार। हमारे पास उबी हुई शामों, गहराती खाली काली और बेचैन रातों के सिवाय कुछ सपने ही थे। मनहूस रातों की दिल पर लगातार ठक ठक और बेहिसाब करवटों से घबराकर ये सपने चढ़ते सूरज के साथ रोज बढ़ते और सूरज के साथ ढह जाते। हर सुबह हमारे मन में एक उम्मीद के साथ ही छोड़ जाती पारे की तरह कई सवाल। हम बेकार थे और बेजार भी थे, और हम दोपहर एक उम्र की तरह काटते थे। हमने अपनी डायरी में तमाम बड़े शहरों के निवासी, अपने रिश्तेदारों के पते दर्ज किए। बड़ी ललक के साथ उन पतों पर पहुंचे भी कई बार, और बहुत उम्मीदों भरी मगर मजबूर रातें गुजारी। उनके बच्चे हमें एकदम गंवार और तिरस्कार के लायक समझते रहे, मगर लड़कियों के पिताओं की आंखों में दूर भविष्य के लिए एक गहरी चमक दिखाई देती रही। वे इतिहास की सारी नवाबी भूलकर बराबर मनहुआर से पेट भर रोटी खिलाते रहे। हम मजबूर थे, मगर हमें लगा मजबूरी के भी कई रंग हैं। वैसे ही गहरी तासीर के साथ ग्लानि, शर्म और आक्रोश को दबाकर तन और मन को चूर कर देने वाले। हमारी प्रेमिकाएं हमारे खालीपन से तमाम पर हमारे खालीपन से लगातार परेशान होने के बावजूद हम पर बेतरह विश्वास में मुब्तला थीं। वे पीली रंगत की कहरे देह वाली वे पीली रंगत की कहरी देह वाली बेहद शर्मीली लड़कियां थीं। छत से ताकना और हवा में चुम्बल उछालना उन्हें जरूर आता था, मगर वे अंधेरे से डरती थीं और उजाले में अपनी ही देह से परेशान। अपनी मासूम आवारगी को छोड़कर हमारे मन में उन्हें अपने साथ लंबी राह पर ले चलने का खूबसूरत सपना था। वे हमारा अपना कमाया हुआ धन थीं, जिनके सहारे हम तमाम मुश्किल समय काट सकते थे। मगर हमारे सामने और सवालों की तरह इसका भी कोई आसान जवाब नहीं था। अपने परिवार के पहले और आखिरी फरमान की घड़ी में हमारे प्रेम की अकाल मौत तय थी। हमारे पिता के पास अपनी 2-4 साल की बची नौकरी या 2-3 बीघा जमीन या किसी सेठ की मुनीमी और उच्छ्वासों के अलावा कुछ नहीं था। पढ़े लिखे नातेदारों के आने पर हमारे पक्ष में सफाई देने के लिए उनके पास नए बहाने तक नहीं बचे थे। ऐसे मौकों पर हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं थे। हमारे पास खोने के लिए अब सिर्फ ईमान बचा था। वही ईमान हमें बेचैन करता था। वाह,
क्या बात है। लेकिन हमें बुजुर्गों ने बार बार दिलासा दी, हौसलों की कहानियां सुनाई, सच्चाई और जमाने के चलन के बारे में बताया कि चालाक होने से बेहतर है हार जाना। वाह। कि चालाक चालाक। होने से बेहतर है हार जाना, जरूरी है चालाकियों को समझना, उन्हें भेदना और एक नई राह निकाल ले जाना। हम ईमान को बचाते हुए एक नई राह की तलाश में थे। ये थोड़ी सी वाह। लंबी कविता थी अरविंद जी। अ, अब समाप्त करेंगे या मैं और कोई कविता सुनाऊं? एक छोटी सी और सुना दीजिए, फिर हम अच्छा, समाप्त करेंगे। छोटी सी एक कविता मैं सुनाता हूं आपको। ये प्रेम कविता है, ये सुनिए, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। नहीं, और प्रेम के बिना तो कोई कविता होती नहीं है। जी, चाहे वो समाज, प्रेम के बिना तो कोई कविता होती नहीं है, चाहे वो समाज से प्रेम करें, चाहे प्रेमिका से प्रेम करें, प्रेम तो एक मूल तत्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये कविता मेरे समय की कविता है, मेरे युवा दिनों को याद करते हुए लिखी गई कविता है ना। वह समय, यह वह समय था जब निकलता था सूरज पूरब से और उसकी आंख में डूब जाता था। क्या बात है। क्या बात है। यह वह समय था जब निकलता था सूरज पूरब से और उसकी आंख में डूब जाता था। हवाएं बताती थीं कि आती रहीं उसी को छूकर, और इधर उतर आता था वसंत। पराजित हो जाता था घड़ी में दिखने वाला समय, जिनसे पहुंचा जा सकता था अपने अपने घर, वे रास्ते रूठ जाते थे अंधेरे में। दरअसल ठीक उसी समय स्ट्रीट लाइट जलाने वाला भी ले रहा होता था अपनी प्रेसी का आखिरी चुम्बन। वाह। यह वह समय था जब नींद उसकी गली में चहलकदमी करती थी और वह किताबों, दरों, दीवारों, रोटियों में। उस समय पिता हिटलर लगते थे, माँ पृथ्वी पर उपस्थित माँओं की तरह, बहनें थीं सबसे विश्वस्त मित्र, भाई थे जासूस की मारक भूमिका में। उस समय कुछ ही मित्र मुगले आजम के सलीम थे, बाकी बेचारे हो गए थे श्रवण कुमार। वाह। यह वह समय था, यह वह समय था जब लगती थी दुनिया बेहद खूबसूरत और हर आदमी को चाहने को जी चाहता था। बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत शानदार कविताएं हैं आपकी, और छूने वाली हैं, मन को छूने वाली हैं, और काफी कुछ दिखाती भी हैं, सिखाती भी हैं। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं जी, समझता हूँ कि हम लोगों ने आज बातचीत बहुत अच्छी की, और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अरविंद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत के माध्यम से जो है मुझे यहाँ पर अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया, अपनी कविताएं सुनाने का मौका दिया। और बातचीत से दरअसल होता है कि बहुत सारे सवाल जो आते हैं उनसे एक बात निकलती है, और ये भी होता है कि जो कवि अपनी कविताओं से बाहर भी जो कुछ कहना चाहता है वो भी वो कह पाता है। तो मैंने कुछ बातें अपनी कविताओं से बाहर जो मुझे लगता था कि कहनी चाहिए वो अपनी बातें कही मैंने। मुझे अच्छा लगा, आपने यहाँ पर आने का मुझे मौका दिया, अवसर दिया, जगह दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। नहीं, आप तो वैसे भी काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, बहुत धन्यवाद।